हरियाणा के महेंद्रगढ़ की मोहनलाल लेखरा अब फिर से रंग बिरंगी चूड़ियां बेच सकेंगे और अपने परिवार के जीवन में खुशियों का रंग भर सकेंगे। 66 वर्षीय लखेरा के दिल में अचानक दर्द उठा, जिसके बाद उन्हें डॉक्टरों ने स्टेंट लगाने की सलाह दी थी। चूड़ी बेचकर महज 3000 महीने की कमाई करने वाले लखेरा के लिए सहारा बना आयुष्मान कार्ड। मैं पहले चूड़ियाँ बेचता था जी, बिल्कुल गरीबी में रहा हुआ हूँ जी। मेरे पास मतलब कोई वो साधन नहीं था। एक दिन मेरे मतलब दर्द हुआ जी छाती में जी। मैंने कई अस्पतालों में जाकर दिखाया, मगर वहाँ पर मेरी कोई संतुष्टि नहीं हुई जी। मैं संतुष्ट नहीं हो सका। फिर आखिरी में मेरे को किसी ने सलाह दी कि आप सफदरजंग जाइए। फिर मेरे पास पैसे नहीं थे, मतलब भाई अब मैं इलाज कैसे करवाऊंगा। मैंने सुन रखा था भाई 2-2.5 लाख रुपए लगते हैं स्टेंट हैं छाती के दर्द के। फिर किसी ने सलाह दी मोदी जी वो आयुष्मान कार्ड से मतलब आपका काम बन जाएगा। आयुष्मान कार्ड हमारा बन रहा था जी पहले से जी हैं, वो लेकर मैं यहाँ पर आ गया जी। फिर मैंने डॉक्टरों से दिखाया जी, उन्होंने मेरी कदम से बताया भाई आपके स्टेंट लगेंगे, पहले एंजियोग्राफी होगी, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। फिर मैंने उनको दिखाया जी, उन्होंने कहा भाई छल्ले डालेंगे। मखा जी के फिर भाई मखा जी मेरे पास तो आयुष्मान कार्ड है बस, और कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है। मैं बोला कोई बात नहीं कदम से आयुष्मान कार्ड दो। मैंने आयुष्मान कार्ड डॉक्टर साहब को दे दिया जी। उन्होंने फार्म भर कर मेरी खूब सहायता करी जी। मैं पहले सोच भी नहीं सकता था जी भाई इतनी बढ़िया अस्पताल में आकर मैं इलाज करवाऊँगा। ये तो मोदी जी की मेहरबानी से है जी। जो इन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाकर गरीबों को दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और इससे आयुष्मान कार्ड से बहुत से लोगों की जान बच रही है। हमारे तो जब पता लगा कि भाई पापा का ऑपरेशन होना है, तभी डर बहुत बैठ गया था कि भाई बहुत पैसे का खर्चा होगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर जब पापा बोले कि भाई अपने पास ये आयुष्मान भारत का जो कार्ड है ये दिखाएंगे, हो सकता है इससे काम हो जाए, तो ये हमने पूरी फैमिली ने बनवा रखा है। इन्होंने 7 दिन के अंदर ही ऑपरेशन वगैरह करवा के क्लियर करवा दिया। बिहार के दरभंगा में गार्ड की जिम्मेदार नौकरी करने वाले 53 वर्षीय नथुनी राम की आजीविका तब मुश्किल में पड़ गई जब सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनके कुल्हे में फ्रैक्चर हो गया। 9,000 रुपए महीने की तनख्वाह से 5 लोगों का परिवार चलाने वाले नथुनी राम के लिए इलाज का खर्चा उठा पाना मुश्किल था। ऐसे में आयुष्मान कार्ड उनके लिए संजीवनी साबित हुआ। कूल्हे का ट्रांसप्लांट हुआ है और उसके इलाज के लिए मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में गया तो 1.5 लाख रुपए मांग किया, जो मैं नहीं कर समर्थ नहीं था करने को। फिर मैं हॉस्पिटल में आया तो यहाँ पे आयुष्मान योजना कार्ड से मुझे फ्री में इलाज हुआ है और अब मैं चल सकता हूँ, अपना पहले की तरह हम काम कर सकता हूँ। मैं आयुष्मान मित्र हूँ। हमारा काम है कि कोई भी मरीज़ आता है उसकी हम हेल्प करते हैं, किसी भी तरह की उसको ज़रूरत पड़ती है आयुष्मान से रिलेटेड उसकी हम मदद करते हैं। और इससे हमें 2 फ़ायदे हुए। एक तो हमें मरीजों की सेवा करने का भी मौका मिला और दूसरा कि हमें रोज़गार मिला। मोहनलाल लखेरा और नथुनी राम अकेले ऐसे नहीं है। बीते 3 साल में 2 करोड़ से ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJ का लाभ मिला है। इनमें से 52% से ज्यादा लोगों ने निजी अस्पतालों में इलाज कराया, जहां पहले वे इन अस्पतालों के गेट तक भी नहीं पहुंच पाते थे। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसके तहत हर साल 55 करोड़ लोगों को 5 लाख का सालाना मुफ्त इलाज मिलता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से न केवल गरीब और बीमार आदमी को इलाज में आर्थिक सहारा मिला, बल्कि उन्हें सम्मान के साथ इलाज कराने का हक भी मिला। स्वास्थ्य के लिए धन और मान सम्मान गिरवी रखने की अब जरूरत नहीं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे देश के किसी गरीब को, उसके परिवार में ऐसी कोई मुसीबत ना आए ताकि उसको इस योजना के लिए अस्पताल के दरवाजे पर जाने की मजबूरी आ जाए। और अगर कहीं मुसीबत आई तो आयुष्मान भारत आपके चरणों में हाजिर है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से
आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। दरअसल यह सब मुमकिन हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीबों के प्रति संवेदनशीलता, दूरदर्शिता और सेवा संकल्प की भावना से। पीएम के सपने में एक स्वस्थ भारत की तस्वीर शामिल है, जिसकी बुनियाद हम उनके सार्वजनिक जीवन के आरंभिक वर्षों में देख सकते हैं। 70 के दशक में नरेंद्र मोदी जब से आरएसएस से जुड़े, उनके जीवन में सेवा समर्पण की शुरुआत हो गई। लेकिन एक लोक सेवक के रूप में उन्हें काम करने का मौका मिला जब वो साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने जन सेवा के लिए कई कदम उठाए, गरीबों की जेब पर इलाज का बोझ न पड़े, इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री अमृतम योजना की शुरुआत की। मुफ्त इलाज के साथ इस योजना में मरीजों का डेटाबेस भी तैयार किया गया और डिजिटल हेल्थ की अवधारणा यहीं से शुरू हुई। दरअसल नरेंद्र मोदी देश के अंतिम आदमी के मन की पीड़ा को महसूस करते हैं। इस जननायक ने आम आदमी पर से दवाइयों के खर्च का बोझ कम करने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना भी शुरू की। सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही यह योजना पूरे देश भर में लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध करवा रही है। पेशेंट को लेके आए थे सर, और डॉक्टर द्वारा दवा लिखा गया तो यहाँ पे हम आए और हमें 70 से 80% छूट पे दवा मिल रहा है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे सरकार द्वारा एक अच्छा कदम उठाया गया है जो गरीबों के हित में है, और हमें अच्छा लगा यहाँ पे इस सुविधा को देख करके। मेरे हस्बैंड को भी अटैक आ गया था, अचानक ही मेजर अटैक आया था। फिर हम लोग यहाँ पे एडमिट हुए, उन्होंने हमारी दवाई लिखी। 15 दिन के लिए 2000 रुपये की दवाई आई थी बाहर से। फिर हम दोबारा अब चेकअप कराने आए हैं, प्रधानमंत्री योजना के उसके दवाई लिए तो बहुत सस्ती और अच्छी दवाई आई। वर्ष 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोविड-19 के रूप में आई। वह इस चुनौती का मुकाबला करने में भी पूरी तरह से सफल रहे। इसके लिए उन्होंने लॉकडाउन जैसे कड़े फैसले लिए, लेकिन हर फैसले में उन्होंने राज्यों की सहमति को सर्वोपरि रखा। मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार बैठक की और उनकी सलाह लेते रहे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अवधारणा को उन्होंने पूरी तरह साकार किया। कोविड-19 से मुकाबले में केंद्र सरकार सबका साथ सबका विश्वास की राह चली। जन भागीदारी और राज्यों के समन्वय से इसका मुकाबला करने में सक्षम रही। कोरोना से लड़ाई में योग का भी सहारा मिला। तनाव बहुत था, टेंशन बहुत थी कि उनको कोविड ना हो जाए या उनके आसपास परिवार वालों को कोई बीमारी ना हो जाए। तब योग ने उनका बहुत साथ दिया। एक तो योग करके वो स्वस्थ रहे, बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रही और टोनिंग ऑफ बॉडी जो हम कहते हैं वो हो पाई, क्योंकि लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे। दूसरा, योग के कारण जो वो ओवरऑल न्यूट्रिशन है, खान पान है या मेडिटेशन है, सारा को अगर हम देखें तो उसके कारण जो मानसिक तनाव था वो भी बहुत कम हुआ। ये जो गाइडलाइंस है, लोग आयुष कैसे लेते हैं, उसको हमने एक इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी किया। 1,47,00,000 लोगों के डाटा सेट्स हम इकट्ठे किए और एक हमारे देश के आबादी का 1.2% जितना पॉपुलेशन कवर हुआ उसमें। तो इतना ज़्यादा, इतने बड़े स्तर पर हमें पता चला कि इसमें से 86% लोगों ने कहा कि यस, उन्होंने प्रोफाइलैक्सिस के रूप में, कोरोना से बचाव के रूप में आयुष के कुछ ना कुछ विधा का प्रयोग किया। उन्होंने होम्योपैथी का या आयुष काढ़ा का या गिलोय की टैबलेट, च्यवनप्राश, हल्दी वाला दूध, बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन, तो उसमें से कुछ ना कुछ प्रयोग किया। WHO गोट इंटरेस्टेड। WHO ने भी हम लोगों ने उनसे बात करी, हमारा संवाद हुआ। उन्होंने एक इसका आयुष का इंटीग्रेशन कोविड के लिए कैसे हुआ उस पर एक उन्होंने स्टडी स्पॉन्सर किया है, मतलब अपने खर्च से वो अपने देश में उसको स्टडी करा रहे, सो दैट ये अनुभव है ये मेंबर स्टेट्स को शेयर कर सकें। इस तरीके का काम हुआ। तो कुल मिलाकर के मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि बहुत बड़े स्तर पर जो कार्य हुए हैं, मतलब ये मैंने तो उदाहरण दिए, लेकिन उसके आसपास ये ध्यान में आया कि कोविड के माध्यम से, कोविड के कारण एक जो आयुष के जो प्रस्थापन हुआ, पुनः प्रस्थापन, ये बहुत बड़े स्तर पर हुआ और हमने इसको देखा, जैसे आपने बताया कि दुनिया भर में भी लोगों ने उसका लाभ लिया, उसका प्रमाण भी हमारे पास आया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने अपने कड़े अनुभवों से सीख ली और देश भर में इलाज का ताना बाना मजबूत किया। ये उनका आह्वान ही था कि देश ने रिकॉर्ड मास्क बनाए, PPE किट बनाए, ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए अभूतपूर्व तरीके से ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति की जाती रही। मरीजों के इलाज के लिए हर व्यवस्था की गई। अस्पतालों में डेडिकेटेड कोविड बेड, ICU बेड की क्षमता को बढ़ाया गया। साथ ही स्वदेशी तकनीक से वेंटिलेटर्स भी तैयार किया गया।
जिन्हें पीएम केयर फंड के जरिए राज्यों को मुहैया कराया गया। यही नहीं, इस दौरान ई संजीवनी जैसे टेलीमेडिसिन की शुरुआत की गई और कोविड और गैर कोविड मरीजों को घर बैठे इलाज मिला। कोविड के दूसरे लहर में मेरे हस्बैंड को कोरोना हो गया था। हमने उन्हें होम आइसोलेशन में रखा था, लेकिन स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। इसके वजह से हमें उन्हें सरदार पटेल कोविड सेंटर में एडमिट कराना पड़ा। वहाँ पे उनकी सही तरीके से देखभाल हुई, दवाइयाँ और खाने की हर एक व्यवस्था बहुत अच्छी थी। ये योग भी कराया जा रहा था वहाँ पे, जिससे उनकी स्थिति में, उनके स्वास्थ्य में सुधार आया और वो जल्द ही ठीक होके घर आ गए। और सरकार की मदद से हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। यह सेवा और सुशासन की वही भावना थी जिसके चलते बाद में भारत ने विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चलाकर अपने संकल्प को सिद्ध किया। देश के वैज्ञानिकों पर प्रधानमंत्री का भरोसा ही था कि उनके एक आह्वान पर महज 1 साल के भीतर स्वदेशी टीका विकसित कर लिया। इस टीके पर जनता ने भरपूर विश्वास जताया और टीकाकरण में भारत को सबसे आगे रखा। चाहे टीका उत्सव हो या फिर अपने जननायक का जन्म दिवस, सभी मौके पर लोगों ने टीकाकरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनके जन्मदिन को खास बनाते हुए एक दिन में 2.5 करोड़ टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाकर एक ऐसा तोहफा दिया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। देश भर में अब तक 80 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक लग गई है, जो कई देशों की आबादी को मिलाकर भी ज्यादा है। जी, मैंने वैक्सीन ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं हुआ वैक्सीन लेने में, आसानी से वैक्सीन मिल रहा है। कोरोना वैक्सीन लिए अच्छा सुविधा है, मोदी जी ने सब जगह व्यवस्था सही किया है। जब जाओ ऑनलाइन करते हैं तुरंत मिल जाता है, 2 घंटे में अपना वैक्सीन लगा घर आते हैं और कोई दिक्कत नहीं हुआ। दोनों डोज ले लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। पीएम मोदी की डिजिटल इंडिया की अवधारणा टीकाकरण अभियान के लिए भी वरदान साबित हुई। टीकाकरण के लिए कोविड नाम से तैयार डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया के लिए आकर्षण रहा। कोविड प्लेटफॉर्म की प्रशंसा करते हुए इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी ने चुटकी ली। कहा कि उन्हें भारत में वैक्सीन सर्टिफिकेट मोबाइल पर QR सर्टिफाइड मिल गया। वहीं अमेरिका के सिएटल में उनके मित्र को कागजी सर्टिफिकेट दिया गया। उन्होंने कोविन को अद्भुत बताया। भारत तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, यह संकल्प प्रधानमंत्री का रहा। यही वजह है कि कोविड-19 के दौरान आरोग्य सेतु ऐप वायरस की पहचान करने में सबसे बड़ा हथियार बना। यह ऐप आज टीकाकरण में भी अहम भूमिका निभा रहा है। 21वीं सदी के नए भारत में देश के हर नागरिक के पास डिजिटल हेल्थ कार्ड हो। एक क्लिक पर उसे अपने हेल्थ की जानकारी मिले, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स का डिजिटल रिकॉर्ड हो। इसके लिए प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2020 को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा की। यह नया भारत है जो दुनिया से एक कदम आगे सोचता है। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। बचपन से ही योग और प्राणायाम से खुद को फिट रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूरे भारत को फिट इंडिया बनाने की मुहिम चला रहे हैं। आरोग्य संबंधी देश की प्राचीन धरोहरों और परंपराओं को पुनर्जीवित करने के अथक प्रयास में वे लगे हैं। लंबे समय से उपेक्षित योग और आयुर्वेद के ज्ञान को देश के जन जन से लेकर वैश्विक मंच तक पहुंचाने का बड़ा काम उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प से योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को माना। 21 जून को अब हर साल पूरी दुनिया एक लय और ताल में योग करती है। आज भारत को वैश्विक मंच पर एक सॉफ्ट सुपर पावर के रूप में देखा जा रहा है। आप बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हो योग से, आप बीमारियों को क्योर कर सकते हो योग से, आप अपना शरीर बल, अपना मनोबल, अपना बुद्धि बल, अपना आत्मबल बढ़ा सकते हो योग से, आप जो असंभव लक्ष्य हैं जीवन के उनको पा सकते हो योग से। Not just being physically fit, you are mentally fit, emotionally balanced, energy-wise you are very enhanced. All this is needed for a human being if they have to take challenging tasks. नरेंद्र मोदी योग और पारंपरिक माध्यमों से जीवन प्रबंधन के गुर गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी सिखाते रहे।
उन्होंने अधिकारियों और मंत्रियों के साथ चिंतन शिविर की परंपरा शुरू की, जिसमें विचार विमर्श के जरिए कामकाज को गति देने के साथ साथ योग, ध्यान और जीवन प्रबंधन के अन्य तरीकों से सुशासन का मंत्र भी दिया जाता रहा। Many ideas which were discussed in the Chintan Shibir ultimately became programs. The only example I would like to give is that in one Chintan Shibir, he proposed the concept of Nirmal Gujarat, which means clean Gujarat, and which ultimately became Swachh Bharat. योग में गुजरात का लकुलिश विश्वविद्यालय भी मॉडल बना है और ऐसे कई योग विश्वविद्यालय देश भर में खुल रहे हैं। आज योग रोजगार का एक बड़ा जरिया बना है। योगा एक ऐसी चीज़ है, इससे बहुत सारे लाभ हैं, सबको फ़ायदा होता है इससे बहुत ज़्यादा, मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी। तो मैं एक योगा टीचर बनना चाहती हूँ, क्योंकि पहले मैंने योग किया था, योग करके मेरे को बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिले और मेरी बीमारी भी उससे ठीक हुई, इसलिए मैं योग करना चाहती हूँ और मैं सबको सिखाना चाहती हूँ, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, सबको मैं योग से ठीक करना चाहती हूँ। 13 से ज़्यादा टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, BPEd, MPEd, MEd, BEd, TCH, वो सभी में अभी योग एक कंपलसरी सब्जेक्ट जैसे इंट्रोड्यूस हो गया है और NCERT के जरिए अभी हमने योगा, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन 1st स्टैंडर्ड से 12वीं स्टैंडर्ड तक योग एक कंपलसरी सब्जेक्ट बन गया है। आयुर्वेद की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का कोविड-19 से लड़ने में बड़ा सहारा रहा। प्रधानमंत्री के बताए गए काढ़े और हल्दी वाले दूध को करोड़ों लोगों ने अपनाया और कोरोना का मुकाबला किया। सोशल मीडिया पर देखिए, हर तरफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह से भारत के आयुर्वेद और योग की चर्चा हो रही है। कोरोना की दृष्टि से आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोटोकॉल दिया था, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका प्रयोग जरूर कर रहे होंगे। गर्म पानी, काढ़ा और जो अन्य दिशा निर्देश आयुष मंत्रालय ने जारी किए हैं, वो आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। साथियों, वैसे ये दुर्भाग्य रहा है कि कई बार हम अपनी ही शक्तियां और समृद्ध परंपराओं को पहचानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन जब विश्व का कोई दूसरा देश एविडेंस बेस्ड रिसर्च के आधार पर वही बात करता है, हमारी ही फॉर्मूला हमें सिखाता है, तो हम उसे हाथों हाथ ले लेते हैं। संभवतः इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण सैकड़ों वर्षों की हमारी गुलामी का कालखंड रहा है। इस वजह से कभी कभी हमें अपनी ही शक्ति पर विश्वास नहीं होता है। आयुर्वेद पद्धति से न केवल इम्यूनिटी बढ़ती है, बल्कि कई असाध्य रोगों का इलाज भी होता है। आयुर्वेद के प्रमोशन से मेडिसिनल प्लांट की वैकल्पिक खेती का एक बहुत बड़ा अवसर किसानों को मिला है। दुनिया के बाजार में आयुर्वेदिक दवाओं की पहुंच से देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिल रहा है, रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई। आयुष मंत्रालय की स्थापना ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा विजनरी स्टेप है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, क्योंकि विश्व भर में कहीं भी सेपरेट फेडरल मिनिस्ट्री ट्रेडिशनल मेडिसिन की हो, ऐसा कहीं नहीं है। दिस इज लाइक वन ऑफ इट्स काइंड। और कैसा हैंड होल्डिंग हुआ उसके कुछ मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे ये मंत्रालय बनते ही उन्होंने आयुष मंत्रालय के लिए नेशनल आयुष मिशन दिया, जो पब्लिक हेल्थ डिलीवरी में नेशनल हेल्थ मिशन के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। तो मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष इसके द्वारा हुआ। 5,000 करोड़ की ये योजना थी, अभी फिर से उसका एक्सटेंशन भी मिला है दूसरे 7,500 करोड़ के खर्च से अगले 5 वर्ष में। तो ये नेशनल आयुष मिशन का भी एक पक्का उदाहरण है। अब आप देखिए कि उसके कारण क्या हुआ कि देश भर में आयुष का बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुआ। प्रधानमंत्री सेवा, समर्पण और आरोग्य के खुद ही एक रोल मॉडल हैं। उन्होंने हमेशा मानसिक स्वास्थ्य को केंद्र में रखकर एक संतुलित जीवन जीने और खुश रहने की कला की सीख दी। उनके न्यू इंडिया के विजन में एक ऐसा फिट इंडिया है जिसका आधार वेलनेस है। तभी तो देश भर में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुल रहे हैं, जहां स्वस्थ रहने की कला सिखाई जा रही है। ये ऐसे जननायक है जो सेवा, समर्पण और सुशासन से गरीबों के चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं।
इसके लिए वो दिन रात काम करते हैं। सेहतमंद भारत बनाने का न केवल सपना देखते हैं ये युग पुरुष, बल्कि इसे हकीकत में बदलने के लिए बड़े कदम भी उठाते हैं।